हेलो टू ऑल। केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए, काफ़ी लोग इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मुझे ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप सिर्फ एक चीज़ माइंड पे याद रखिए कि क्या आपका कोर्स जितनी आईआईटी जेई रिक्वायर्ड है टाइम, उससे एडवांस चल रहा है या नहीं चल रहा। सपोज कि अगर आपको 2023 में अगर आपको आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देना है और अगर आप एक साल पहले आईआईटी जेई का कोर्स कंप्लीट करने के लिए कैपेबल हो, आपका कोर्स एडवांस में चल रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री ओलंपियाड आल्सो, क्योंकि केमिस्ट्री ओलंपियाड का जो सिलेबस है लगभग वही है जो कि आईआईटी जेई का सिलेबस है। तो इसका मतलब ये है खाली कि अगर हम 3 ईयर या 4 ईयर में किसी कोर्स में हमने एडमिशन लिया है और हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं, तो रेस्पेक्टिव ऑफ कि हम कौन सी रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें केमिस्ट्री ओलंपियाड की भी तैयारी करनी चाहिए। 11th में एक बार सीरियसली देना चाहिए और 11th के बाद में 12th में इसको ज़्यादा सीरियसली हम दे सकते हैं। इससे हमें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है और हमारी तैयारी को, जो आईआईटी जेई की तैयारी है, उसको भी बूस्टअप मिलता है, क्योंकि स्टेज 2 जिसको हम इनको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू हमारे जो कॉन्सेप्ट की जो डेप्थ है और जो क्लियरिटी है वो इंक्रीज होती है। तो जो लोग 3 साल से या 4 साल से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सभी को डेफिनेटली केमिस्ट्री का ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम देना चाहिए 11th में भी और 12th में भी। फॉर द स्टूडेंट ऑफ 2 ईयर, जो 2 साल से तैयारी करते हैं, 11th के बाद में तैयारी करते हैं और उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज हैं, वो टॉप 100 को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको फिर से केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी भी करनी चाहिए। या देखिए, आईआईटी जेई पर्टिकुलरली एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं, और जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है, हमारा माइंड ज़्यादा खुलता है, तो डेफिनेटली फिर हमें तैयारी करनी चाहिए। पर अगर आप बेसिक्स पर ही हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं बेसिक्स पर ही अभी मेहनत मुझे करनी है, तो अब इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कोई नुकसान नहीं है कि अगर हम केमिस्ट्री ओलंपियाड को एस्केप भी कर दें और आईआईटी जेई पे कंसंट्रेट करें तो हमें नुकसान नहीं है। तो आज में जो है 2021 में जो सेकंड पेपर जो था, अब इस साल उसको नाम दिया है IOQC, अदरवाइज ये इनको का जो है वो पेपर हुआ करता था। आज मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ 2021 के पेपर को, और 2021 के पेपर में से वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो डायरेक्टली आईआईटी जेई से रिलेटेड है। रिमेंबर, लगभग आप ये कह सकते हो कि अगर आप आईआईटी जेई की सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो स्टेज 2 में आप 80% 85% सिलेबस को आप टारगेट कर सकते हो, और कट ऑफ लगभग स्टेज 2 के लिए अब कैंप में जाने के लिए लगभग आपको 45% 50% या मैक्सिमम 55% तक रहती है। पेपर 1 की जो कट ऑफ होती है, जिसको हम फर्स्ट स्टेप ऑफ केमिस्ट्री ओलंपियाड कह सकते हैं, उसकी कट ऑफ 75% 80% तक जा सकती है। पर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस कंपेरेटिवली वही होते हैं जो जेई मेन जेई एडवांस तक के होते हैं। तो पेपर 1 के बाद, पेपर 1 को तो सभी को तैयारी करनी चाहिए, पेपर 2 उन्हीं को करना चाहिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए टाइम दे सकते हैं, और टाइम वही दे सकते हैं जिनका कोर्स थोड़ा सा एडवांस चल रहा हो या ग्रेस्पिंग उनकी अच्छी हो। तो इस पेपर के साथ भी वो ये कि आप लोग तभी देखिए जब आपके पास में टाइम हो और आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू अपनी अप्रोच को बढ़ाना चाहते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं ये पेपर है। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर देखिए। ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पो इंक्लूडिंग द लोन पेयर अदर देन द शोन अबाउ। तो जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर इसकी फाइंड आउट करनी है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें रेजोनेंस की कौन सी स्ट्रक्चर या कौन से रूल से हम उसको फाइंड रेजोनेंस के कौन से रूल से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में, जिन्होंने थोड़ा हिंट भी दे दिया कि नाइट्रोजन के पास में एक यहाँ पर लोन पेयर है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाए, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे। तो यहाँ पर मैं क्या एज्यूम कर रहे हैं कि एक और नाइट्रोजन का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इट मे बी द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के साथ में पाई बॉन्ड बना लेगा और नाइट्रोजन के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। यही एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। अब कह रहा है कि टेम्पो
undergoes one electron oxidation to yield species A. वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यानी टेम्पो से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहे हो, तो टेम्पो से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, चाहे से आप नाइट्रोजन से कर दो या ऑक्सीजन से कर दो, उस केस में दोनों के पास में एक एक कन्फर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ये आपकी ए की स्ट्रक्चर होगी। अच्छा, उसके बाद में आप क्या रहे हैं, टेम्पो आल्सो अंडरगोज रिडक्शन एक्कम्प्लीड बाय प्रोटोनेशन। तो पहले रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद प्रोटोनेशन हो रहा है, तो रिडक्शन से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आप कह सकते हो कि O से आपका O माइनस बन गया, और उसके बाद में इसका प्रोटोनेशन हो रहा है तो वो OH में कन्वर्ट हो गया, तो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर बी। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, तो ए की एक स्ट्रक्चर ये होगी जिसमें नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, बी में NOH हो गया, यानी कि आपका टेम्पो H हो गया, ये न्यूट्रल कंपाउंड होगा। इसके बाद एक चीज और कहना है ये कि भाई आपको ए से टेम्पो, यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन का जो आपको है रिडक्शन का, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और टेम्पो टू बी, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है, तो राइट द हाफ सेल रिएक्शन एंड नस्ट इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ टेम्पो टू बी। तो टेम्पो टू बी अगर आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो टेम्पो टू बी में हो क्या रहा है आपका, टेम्पो टू बी में आपका ओवरऑल प्रोसेस क्या हो रहा है, टेम्पो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है खाली, और फिर H प्लस ले रहा है, तो वो इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, टेम्पो प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H प्लस गिव्स टेम्पो H, जिसको हम B बोल रहे हैं, और टेम्पो से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो A बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे, टेम्पो प्लस का मतलब है इसको आप A बोल रहे हो और इसको आप B बोल रहे हो, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर इसका हो रहा है जिसका आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो दिया हुआ है आपको। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन आप इसको लिखोगे, तो ओवरऑल रिएक्शन में आप क्या लिख सकते हो, इस वाली सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए ई रिडक्शन शुड बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.0, नेक्स्ट इक्वेशन आप लगा दीजिए, लोगो टेम्पो H मतलब B डिवाइड बाई टेम्पो प्लस H प्लस, और अगर आप इसको pH के टर्म में डिफाइन करना चाहते हो तो आप इसको H प्लस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस 0.059 pH। आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पेशेंस के साथ करने का था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम अप्रोच करते हैं तो थोड़ा पेशेंस होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, अपने टाइम होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास में टाइम हो तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और टाइम तभी होगा जब आपका कोर्स एडवांस में चल रहा होगा, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना, अदर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने टेम्पो बताया हुआ है, और टेम्पो इस लाइन के ऊपर जो है वो ए में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इस लाइन के नीचे टेम्पो बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी कन्वर्ट हो रहा है मतलब टेम्पो एक इलेक्ट्रॉन लेके OH बना रहा है, और बी टू सी एक और कंपाउंड बताया हुआ है, सी में क्या हो रहा है, एक H प्लस आयन और एक्स्ट्रा है बी के कंपेरेटिवली, तो एक H प्लस सी में और जुड़ रहा है। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहां पर आपको इस चीज का मालूम चल जाएगा। तब आपसे कह रहे हैं कि भी ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सी and write the equilibrium process between the species separated by the pH 7.4। तो देखिए pH 7.4 के ऊपर यही हो सकता है कि जो C है जिसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा वो प्रोटॉन यूज कर रही होगी और B बना रही होगी, तो C हैज वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन एज कंपेयर टू B, तो C gives B प्लस H प्लस आयन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 1.5 क्वेश्चन पूछा है कि एक ये आपको स्लोप बताना था, तो हम कह सकते हैं कि फॉर लाइन 3 जहाँ पर C बन रहा है तो टेम्पो प्लस 2H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव C होगा, तो उसके लिए इक्वेशन हम ऐसी लिख सकते हैं। और लाइन 2 के लिए हम लिख सकते हैं टेम्पो प्लस H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स B, तो उसके लिए हम जो है पोटेंशियल ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो हमारा 2:1 आना चाहिए, राइट, रेशियो हमारा 2:1 आएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं आपसे, जिसमें आपको पता है डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होती है। तो आपसे कह रहे हैं कि
फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ऑक्सीडेशन में टेम्पो से एक इलेक्ट्रॉन निकल के टेम्पो प्लस बन रहा है, ये उसका ऑक्सीडेशन हो गया जहां पर ए बनता है, और रिडक्शन में आपका सी बन रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम क्या लिख सकते हैं, 2 टेम्पो प्लस 2 H प्लस आयन गिव्स A प्लस सी। अब आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन इन्फॉर्मेशन को आप यूज करो। आपको एक ई नोट ऑक्सीडेशन पता है टेम्पो से, जब टेम्पो प्लस बनेगा, राइट। और एक आपको ये गिवन है कि टेम्पो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लेके जब बी बनाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। एक चीज आपको और गिवन है कि pH 7.4 पे कंसेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी आर सेम, ये पैराग्राफ में आपको गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन का अगर आप यूज करें तो बी प्लस एच प्लस गिव सी का अगर आप एक इक्वेशन बनाएंगे तो जो pH है वो एक्चुअली P के इक्विलिब्रियम आ जाएगी इस रिएक्शन की, और आप 1 2 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो आ जाएगी। तो इससे आप डेल्टा जी को ऐड करिए, डेल्टा जी को ऐड करके आप फाइनली इस रिएक्शन का, ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। ये कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन के बारे में बात करी है यहाँ पे, तो आप अगेन पहले ये पैराग्राफ पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद में तो उन्होंने अगेन एक क्वेश्चन पूछा है 1.7 कि राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट काउंटर इलेक्ट्रोड एंड आइडेंटिफाई द एनोड एंड कैथोड। देखिए वर्किंग इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पक्का है कि जो काउंटर इलेक्ट्रोड है उसमें आपका रिडक्शन हो रहा होगा, और रिडक्शन वाटर का ही हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक्वस मीडियम ही लिया हुआ है। तो वी आर यूजिंग H प्लस आयन एट डिफरेंट pH। तो और वहां पे कह रहा है कि हम बेसिक मीडियम में यूज कर रहे हैं उसको H प्लस आयन को, तो जो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया बेसिक मीडियम में, इसलिए उसके रिडक्शन रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इसकी रिडक्शन रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल वहां पर हो रहा है, और उसके बाद में आपसे वहां पे कहा हुआ है कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो टेम्पो पे अटैक कर रहा है एल्कोक्साइड आयन, तो वो रिएक्शन आपकी इस तरह की होनी चाहिए। देखिए तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे था। दूसरा क्वेश्चन IIT-JEE का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और इसको हम या तो आप कह सकते हो कि एसिड डेरिवेटिव्स में करते हैं या अल्कोहल के साथ में करते हैं, जहां पर हम अल्कोहल का एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस करा के अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। तो एस्टर हाइड्रोलिसिस के थ्रू जब हम एस्टर प्रिपेयर अल्कोहल और एसिड प्रिपेयर करते हैं तो इसके मैकेनिज्म को ऑल्दो हम नॉर्मली क्लासेज में 3 तरीके से पढ़ते हैं, पर ओवरऑल ये 8 तरीके से हो सकती है, ऑल्दो समझना बड़ा आसान है। इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो एस्टर हाइड्रोलिसिस है ये एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकता है और बेस कैटालाइज्ड भी हो सकता है। एसिड कैटालाइज्ड भी आपका यूनिमोलिकुलर बाईमोलिकुलर यानी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों हो सकता है, और बेस कैटालाइज्ड भी आपका यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर दोनों तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर जब एसिड कैटालाइज्ड या बेस कैटालाइज्ड होगा तो यहाँ बॉन्ड 2 तरीके से टूट सकते हैं। एक देखिए ये एस्टर है, और इस एस्टर में अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़ें, जो इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं, RCO को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, तो अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो OR बाहर निकलेगा। ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करें तो ये वाला दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एसाइल बॉन्ड। तो AAC का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका एसाइल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर है, ये 2 का मतलब है बाईमोलिकुलर है। तो A का मतलब है एसिड कैटालाइज्ड, AC का मतलब एसाइल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर है। इधर बेस का मतलब है सेम बात है कि बेस B का मतलब बेस हो गया, एसाइल बॉन्ड टूट रहा है, यूनिमोलिकुलर है, इसको हम एसाइल कहेंगे। लेकिन अगर आपका बॉन्ड ये वाला टूट रहा है ऑक्सीजन R वाला, तो ये कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है सीधा, ये अल्काइल ग्रुप है, तो फिर इसको हम अल्काइल बॉन्ड बोलेंगे, तो अल्काइल O बॉन्ड टूट सकता है। तो 2 तरीके की मैकेनिज्म यहाँ पर पॉसिबल है कि आप एसाइल O बॉन्ड तोड़ सकते हो या अल्काइल O बॉन्ड तोड़ सकते हो। इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं।
तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एक एस्टर दे दिया और एसिडिक मीडियम में उसकी रिएक्शन कराई है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान से पूछ रहे हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट फेवरेबल कॉन्जुगेट एसिड डी ऑफ मिथाइल पेंटेनोएट। तो हमें कंपेयर ये करना है कि जो H+ आयन है वो कहाँ जुड़ेगा, तो डेफिनेटली वो ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। अब कौन सी ऑक्सीजन पे जुड़ेगा ये समझना है, इस वाली ऑक्सीजन पे जुड़ेगा कि इस वाली ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। तो आप रेजोनेंस से समझ सकते हो कि कौन सी वाली ऑक्सीजन पे जुड़ना चाहिए। अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स हैं, रेजोनेंस की वजह से भी इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चूंकि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो H+ की नेचुरल टेंडेंसी इस ऑक्सीजन पे जुड़ने की होगी। तो जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसकी स्ट्रक्चर आप ये लिख सकते हो, या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ये भी लिख सकते हो। तो दोनों में से कोई सी भी एक स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि भाई ये जो डी कंपाउंड है मिथाइल पेंटेनोएट अटैक्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करता है, उसके बाद में आगे रिएक्शन होती है। आपको EFG फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही करें कि यहाँ पर आपके पास में ये जो इंटरमीडिएट बना C+ इस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर दे, तो जो आपका अटैक करने के बाद ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से एक H+ बाहर निकल गया। तो चूंकि आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि H+ बाहर निकल गया, तो -H+ लिखा हुआ है यहाँ पर D2E, तो ये -H+ निकल गया। तो आपकी एक इंटरमीडिएट एक इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया जिसमें एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होंगे और एक ईथर ग्रुप होगा। इस केस में अगर आप H+ आयन अटैक करोगे तो वो इस ऑक्सीजन को प्रेफर करेगा क्योंकि इसमें +I का CH3 जुड़ा हुआ है। इस पर एक H+ जुड़ गया, तो H+ जुड़ने से एक ये स्ट्रक्चर बन गई। अच्छा, F में इन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ है कि जो F स्ट्रक्चर है आपकी वो चार्ज स्पीसीज है। आल्दो जी के बारे में भी कह रहे हैं, लेकिन F को कहने की चार्ज स्पीसीज है, तो F में एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसके बाद में ये क्या कह रहे हैं कि भाई इसको एक G निकल गया, मतलब एक H+ आयन निकल गया और अल्कोहल और एसिड बन गया। तो अल्कोहल कैसे बन सकता है, ये वाला ग्रुप यहाँ से लीव कर जाए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना ले और यहाँ से एक H+ बाहर निकल जाए। तो जो बाहर निकला है G वो H+ हो गया और अल्कोहल और एसिड आपके प्रोडक्ट हो गए। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आसान क्वेश्चन है, और इसमें क्या हुआ है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो बहुत बल्कि लगा दिया है। और हम बड़ा क्लासेस में आसानी से पढ़ते हैं कि जब अल्काइल ग्रुप बल्कि हो जाएगा तो वहां पर कार्बोकेटायन बनने के चांस होते हैं। कार्बोकेटायन स्टेबल होता है तो एसिडिक मीडियम में आपको उस साइड से अल्काइल ग्रुप के निकलने के चांस होते हैं एज ए कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर स्टेप आल्दो खुद ही मेंशन कर दिया है इन्होंने कि एक कैटायनिक इंटरमीडिएट है। तो पहले एक L इंटरमीडिएट बना, फिर L से M और N बने और फिर N से वाटर रिएक्शन करके P और H+ बाहर निकल गए। तो सबसे पहले तो वही कह रहे हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ L, M, N एंड P। तो चूंकि यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि अल्काइल बल्कि ग्रुप है, ब्रांच्ड है, तो H+ आयन प्रेफर इस केस में इस ऑक्सीजन को करेगा। क्योंकि इस ऑक्सीजन को प्रेफर करने से फायदा क्या है कि ये जो H+ इस ऑक्सीजन पे जुड़ गया तो जो एक लिविंग ग्रुप है ट्राइब्यूटाइल कार्बोकेटायन बाहर निकल सकता है। तो H+ आयन जुड़ने के बाद में L आपकी ये स्ट्रक्चर बन गई। अब इस ये L टूट गया 2 पार्ट में, तो L 2 पार्ट में कैसे टूटेगा, ये वाला एक एसिड अलग निकल गया और एक कार्बोकेटायन बन गया। तो कार्बोकेटायन आपका ये हो गया N। अब इस कार्बोकेटायन पे आप अगर वाटर का अटैक कराओगे तो कार्बोकेटायन के पास में OH वाटर का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। यहाँ पर आप अल्कोहल बन गया और H+ आयन बाहर निकल गया। तो ट्राइब्यूटाइल अल्कोहल आपका एक प्रोडक्ट हो गया, जिसको आप यहाँ पर कहा इन्होंने P हो गया। तो ये आपका P हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोर और लेस आपका इसी तरह का रखा है इन्होंने। इसमें आपका ये अल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा है, तो ये साथ साथ में क्या कह रहे हैं कि भाई हमने क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो कह रहे हैं कि 2 एडिशनल प्रोडक्ट और बन सकते हैं, और आपस में जो R और S है वो क्या अल्कोहल या एसिड नहीं है, कुछ और है। लगभग जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम है, ठीक है, नहीं है, दोनों का R और S का आइडेंटिकल मोलिकुलर फार्मूला है और स्मॉल अमाउंट में बनते हैं। तो कौन का H2SO4 से एक रिएक्शन हमको पता है कि जो अल्कोहल्स हैं वो एल्कीन में कन्वर्ट होते हैं और वहां भी पहले कार्बोकेटायन बनता है। तो कार्बोकेटायन के साथ अगर हम कोई डिहाइड्रेटिंग एसिड यूज करते हैं तो एल्कीन बनने का चांस होता है, क्योंकि जो H+ आयन है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो सेम बात वही है कि हमने अल्काइल कार्बोकेटायन बनाया।
अब जब हमने ये कार्बोकेटायन बना दिया यहाँ पे, तो प्रोटॉन बीटा पोजीशन से निकलता है, तो एक बीटा पोजीशन यहाँ पर ये है और एक बीटा पोजीशन यहाँ पे ये है। तो या तो प्रोटॉन आप यहाँ से निकाल दोगे, प्रोटॉन यहाँ से निकालोगे तो आपकी एक एल्कीन बन सकती है। आप ये वाली एल्कीन समझ सकते हो कि आप ये वाली एल्कीन बन गई आपकी, या अगर आप प्रोटॉन यहाँ से निकालोगे तो फिर आपकी ये वाली एल्कीन बन सकती है। तो यहाँ पे ये जो R और S है, ये दो इस तरह की एल्कीन है। राइट, क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस जो है जब रिएक्शन कराई तो H2SO4 के साथ में वाटर जो हम ले रहे थे, वाटर की जगह हमने ईथर ले लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया, सॉरी इथाइल अल्कोहल ले लिया। तो इथाइल अल्कोहल ले लिया तो अटैक वाटर की जगह अल्कोहल का हो जाएगा कार्बोकेटायन पे। तो अगर अल्कोहल का हो गया तो प्रोडक्ट ईथर बन जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया कि फिर से ईथर बन गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका 14 मार्क्स का आई थिंक क्वेश्चन था, ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉरी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ यू, एक कंपाउंड और दे दिया, ये भी एक आप देखिए एस्टर ही है, पर एस्टर में जो पीछे वाला पार्ट है वो बल्कि दे दिया, एसिड वाला। तो ये वो एग्जांपल है जब आप पीछे वाला पार्ट बल्कि हो जाता है। तो इस केस में क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता डायरेक्टली इस कार्बन पे, तो कोई फायदा नहीं है कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन पर H+ आयन को अटैक कराएं। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं करेगा, इस कार्बोकेटायन अगर बीच में बना भी दें, या इधर भी चूंकि आपके पास मिथाइल ग्रुप ही है तो मिथाइल कार्बोकेटायन भी नहीं बनेगा। तो अब तक ऊपर की जो हम मैकेनिज्म डिस्कस किए थे वो यहाँ पे होगी नहीं। तो थर्ड टाइप की मैकेनिज्म क्या होती है इसमें कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर H+ आयन जुड़ जाता है और अल्कोहल बाहर निकल जाता है और एसाइल कार्बोकेटायन बन जाता है। तो ये एसाइल कार्बोकेटायन बनाने का तरीका है जब आपका एसिड बल्की हो, एसिड का पीछे वाला पार्ट बल्की हो, उस केस में आप ये एसाइल कार्बोकेटायन बन गया और मीथेनॉल बाहर निकल गया एसिडिक मीडियम में। तो ये पार्ट तो ऐसे हो गया आपका VNW। तो उस नेक्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहे हैं कि व्हेन X is dissolved in concentrated H2SO4, दूसरा X ले लिया यहाँ पर मिथाइल की जगह फिनाइल ग्रुप लगा दी। इंटरेस्टिंग है। तो बस होगा क्या कि जब फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो कार्बोकेटायन यहाँ पर फिर बनेगा, और ये कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रोफाइल भी है। और आपको पता है कि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ES दिखा सकती है। तो ये जैसे ही एसाइल कार्बोकेटायन बना, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बेंजीन के यहाँ पे अटैक कर देगा ऑर्थो पोजीशन है इस वाले बेंजीन के, और अटैक करके एक 5 मेंबर्ड रिंग इस तरह से बना देगा। कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करें, 6 मेंबर्ड रिंग क्यों नहीं बना दें। देखिए दो प्रॉब्लम होगी, एक तो ये वाला ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, दूसरा अगर यहाँ पे अटैक कराओगे तो ये जो बीच में H आ जाएगा इस कार्बन का, वो इसकी प्लेनेरिटी को डिस्टर्ब करेगा, एरोमेटिसिटी रिंग की डिस्टर्ब होगी। राइट। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो बेसिक मीडियम का है। ये कह रहे हैं कि भाई जब ये बेसिक मीडियम में अटैक करता है तो थोड़ा मैकेनिज्म उन्होंने एक्सप्लेन ही कर दिया है कि OH- आयन जब अटैक करेगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये C डबल बॉन्ड O टूटेगा, O नेगेटिव बनेगा। तो ये Z1 इंटरमीडिएट तो आपका ऐसे ही समझ में आ गया कि भाई OH- ने अटैक किया, यहाँ पर O नेगेटिव बना, ये बन गया Z1। इसको अगर आप हीट करोगे तो हीट करने से दो कंपाउंड मिल रहे हैं, Z2 एंड Z3। तो देखिए ये उस तरह का केस है कि एक कार्बन पे जैसे दो OH स्टेबल नहीं होते या हेमी एसिटल स्टेबल नहीं होते। हेमी एसिटल क्या होते हैं, कार्बन पे एक OH OC2H5 है, तो ये जो आप ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, जब आप इसको हीट करोगे तो इथाइल अल्कोहल बाहर निकल जाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन बाहर आ जाएगा। देखिए इसको हम इस तरह से भी सोच सकते थे कि ये O नेगेटिव ने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना लिया, इस O नेगेटिव ने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना लिया और OC2H5 माइनस बाहर निकल गया। उस केस में हम कहते हैं कि भाई ये भी तो बन सकता था ना कि यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन गया और इथॉक्साइड आयन बन गया। देखिए जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये तभी समझ में आएगा जब ये सारे आपने किए हुए होंगे। तो अब इथॉक्साइड आयन तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप कभी होगा ही नहीं। तो हीट करने पर ऐसा लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलता जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम यहाँ पर Z2 और Z3 बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट बाहर ना निकले। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है तो वीकर बेस हो गया, तो एज कम्पेयर टू इथॉक्साइड आयन बहुत वीक बेस होगा। तो इसीलिए हमने Z2 और Z3 इसलिए माना है, इथॉक्साइड आयन और एसिड नहीं माना। राइट। इसके बाद आपसे पूछें कि भाई आप
उस टेबल को यूज करते हुए जो ऊपर हमने 8 तरह की मैकेनिज्म की टेबल देखी थी कि बताइए कौन सी मैकेनिज्म ही होगी, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर रखी है। क्या क्या कर रखा है? एक तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, ठीक है, तो बेस हो गया। दूसरा उन्होंने मेंशन कर रखा है कि सेकंड ऑर्डर हो रहा था, तो 2 भी मेंशन हो गया। तीसरा यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, तो बॉन्ड हमारा जो टूट रहा है वो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि यहाँ से OC2SY बाहर निकल रहा है, तो हमारा एसाइल O बॉन्ड टूट रहा है, तो ये BAC2 मैकेनिज्म हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉर्मली ये प्रॉब्लम हमारे पास में IIT JEE में भी आती है कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को देखकर हमको बड़ा डर लगता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम घबरा जाते हैं। तो कई क्वेश्चन तो हम इसलिए ही छोड़ देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कि स्ट्रक्चर देख के नहीं समझ में आता। तो इसलिए जरूरी होता है इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना, समझना। क्वेश्चंस ये डिफिकल्ट नहीं होते, पर हाँ, पेशेंस के साथ हमें एक बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है कि बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर्स क्या है मॉलिक्यूल की, फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। देखिए, इन्होंने एक नाम दिया है, CH नाम इसको कह देते हैं, डाइक्लोरहेक्सिडीन। तो ये हमारा CH एक स्ट्रक्चर है, यहीं से मान लेते हैं। और तो ये जो कंपाउंड है ये एक सोल्ट के फॉर्म में रहता है, तो इसका हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट भी हो सकता है। तो हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट को हमने CHH2Cl2 कह रहे हैं, मतलब 2 H+ आयन जुड़ रहे हैं इसके ऊपर। और इसका एक डाई एसीटेट सोल्ट भी हो सकता है, और एक ग्लूकोनिक एसिड के साथ भी ये हमारा एक सोल्ट बना सकता है। 3 तरह के सोल्ट के साथ ये कमर्शियली एग्जिस्ट करता है। ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर उन्होंने दी हुई है यहाँ पर। अब इस कंपाउंड के फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन गिवन है हमको, उस पर जाते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि भाई ये इसकी हम डाइकेटाइनिक स्ट्रक्चर बनाएं इस मॉलिक्यूल की, कि कौन से जगह नाइट्रोजन बहुत सारे हैं यहाँ पर H+ आयन अटैक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, जहां पर आप कह सकते हो कि 3 सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर है, अगर यहाँ पे हम H+ आयन ऐड कर देंगे तो कोई रेजोनेंस नहीं आएगा। तो ये डबल बॉन्ड N वाला जो स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर H+ आयन जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। अब यहाँ भी 2 तरह का आ गया, एक ये वाला NH है और एक ये वाला NH है। तो इस वाले NH के साथ अगर हम देखें तो जब एक प्रोटॉन जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ सकता है, और यहां से फिर वो ये नाइट्रोजन स्टेबलाइज कर सकता है, ये नाइट्रोजन भी स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले से ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। जबकि अगर आप सेम सिचुएशन यहाँ पे देखो, तो जब यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है, ये फ्री है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है, फ्री है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो जो केटायन बनेगा उसमें यहाँ पर ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो दिस नाइट्रोजन शुड बी मोर बेसिक एज कम्पेयर टू दिस नाइट्रोजन। अब राइट वाला आपका आइडेंटिकल है, तो आप कह सकते हो कि दिस इज मोर बेसिक। तो इन दोनों पोजीशंस पे आपके प्रोटॉन जुड़ेंगे। तो इन दोनों पोजीशन पे प्रोटॉन जोड़ के आप डाइकेटायनिक स्ट्रक्चर उस तरीके से बना सकते हो। ये आप आंसर लिख सकते हो, राइट। अब इस कंपाउंड के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्लोरोबेंजीन से पहले कोई कंपाउंड M बनता है और M से फिर 4 क्लोरो एनिलीन बनता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखने की ये है कि भाई सीधा सीधा कि हम बेंजीन से सीधा एनिलीन नहीं बना सकते, उसके लिए जो बीच में कंपाउंड बनाना पड़ता है वो नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन को अगर हम रिड्यूस कराएंगे, नाइट्रोबेंजीन को हम अगर रिड्यूस कराएंगे टिन HCl एसिडिक मीडियम में या आयरन HCl से, तो फिर हमको एनिलीन मिल सकता है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस जो क्लोरोबेंजीन है इसका पहले हम नाइट्रेशन कर देंगे, पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा मेजरली। तो उस नाइट्रेशन के बाद का इसका रिडक्शन करा के हम NH2 ग्रुप को पैरा पोजीशन पे ला सकते हैं। तो ये पहला पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में एक क्वेश्चन से कह रहे हैं कि एक्राइलोनाइट्राइल बोलते हैं इस कंपाउंड को। तो एक्राइलोनाइट्राइल का डाइमराइजेशन करके पहले इन्होंने एडिपोनाइट्राइल, जिसमें 6 कार्बन होंगे, वो बनाया और उसका रिडक्शन कराया है फिर साइनाइड का। तो साइनाइड का रिडक्शन हम निकल हाइड्रोजन से करा सकते हैं। साइनाइड का रिडक्शन हम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में नहीं करा सकते, सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में नहीं होगा, और डाइबाल लेंगे तो इमीनता का रिडक्शन होगा। तो इसका यही करेक्ट होगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये क्या कह रहे हैं कि सोडियम सॉल्ट N रिएक्ट्स विथ 1,6
hexamethylene diamine to generate an intermediate which on treatment with two equivalents of 4-chloroaniline give this compound chlorhexidine। तो देखिए सबसे पहले इसकी बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर हमको समझनी पड़ेगी। ये वाला आप पार्ट देखिए, ये हेक्सामेथिलीन डायमीन है और ये वाला पार्ट आपका, इतना पार्ट आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये 4-क्लोरोएनिलीन है। तो ये सिमेट्रिकल है दोनों साइड में। तो बच गया कितना पार्ट, बच गया आपका इतना पार्ट। तो अब इतने पार्ट में कुछ ऐसा हो रहा होगा कि नाइट्रोजन, देखिए ये जो NH2 ग्रुप है ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा होगा और इस कार्बन पे अटैक कर रहा होगा और फिर C डबल बॉन्ड N बन रहा होगा, यानी ऑलरेडी C ट्रिपल बॉन्ड N होगा इधर से। इधर भी आप देख सकते हो कि सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कर रहा होगा। तो इसका मतलब इधर भी ओरिजिनली C ट्रिपल बॉन्ड N ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 C ट्रिपल बॉन्ड N है और बीच में एक नाइट्रोजन और है और चूंकि उसका कहना है कि सोडियम सोल्ट लिया है तो हम N नेगेटिव Na बना दें। तो ये कंपाउंड लेंगे, ये कंपाउंड इन दोनों के साथ रिएक्शन करके इस तरह की यूनिट बनाएगा हाइड्रोलिसिस करके और ऐसा ही दूसरी साइड भी हो जाएगा। तो दैट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी दिस। तो ये डिफिकल्ट नहीं है पर आपको इसको आप कह सकते हो कि सेगमेंट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तब आप इसको समझ पाओगे सेगमेंट में ब्रेक करके। ठीक है, अच्छा अब जो हमने इनिशियली मेंशन किया था यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, 3 कंपाउंड का KSP रिलेट किया है यहाँ पे। तो एक आपका CH2Cl2 यानी कि हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट है, जहाँ पर 2 H+ आयन जुड़ गए, उसका KSP गिवन है और KSP आपका एसीटेट डाई एसीटेट का भी गिवन है और साथ साथ में एसिटिक एसिड का Ka भी गिवन है। और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ दिस डाई एसीटेट सोल्ट। तो देखिए एक रिएक्शन आपकी ये है, इसका आपको KSP पता है, एक रिएक्शन आपकी ये है, इसका KSP आपको गिवन है। वो क्या सकता था यहाँ पर कि एसीटेट आयन जो है वाटर में H+ आयन से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना सकते थे और उससे सॉल्युबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती थी। तो आप ये मान लीजिए कि इसकी नॉर्मल सॉल्युबिलिटी SN2S यहाँ पे लिख सकते हो, जो नॉर्मली आप आयनिक इक्विलिब्रियम में करते हो। और आप एक काम और कर सकते हो कि मान लेते हैं कि ये फॉरवर्ड एक्शन में X अमाउंट से गया होगा, इसका आपको Ka गिवन है एसिटिक एसिड का, उसको यूज करते हुए रफली आप X कैलकुलेट करके देख लो। यू विल फाइंड कि अगर pH 7 है तो X की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। तो वी कैन इग्नोर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट आयन इन वाटर, उसको हम इग्नोर मार सकते हैं और उसको इग्नोर करते हुए आप डायरेक्टली जो S है उसको आप सॉल्युबिलिटी कह सकते हो। तो यही इन्होंने पूछा था कि भाई आपने क्या अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया है, उस अप्रोक्सीमेशन को आप समझा दीजिए। तो वो आपने समझा दिया, आपका काम हो गया। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपसे ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने ये जो कंपाउंड है CH, इसको आपने एसिडिक और बेसिक मीडियम में ब्रेक किया तो ये पेयर्स के फॉर्म में टूटती है। और तो आपको कौन कौन से पेयर्स आपको मिल सकते हैं, उन्होंने कहा कि टोटल अगर डिफरेंट मीडियम में कराएं जितने सेगमेंट मिल सकते हैं, पेयर्स के फॉर्म में क्या मिल सकता है। तो देखिए अब कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा जहां पर आपका अटैक किया था पहले से, वहीं से बॉन्ड टूटेगा। तो आप सोचिए अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे और ये वाला बॉन्ड अगर आप टूटे पहले, तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में एक तो ये निकलेगा। तो यानी कि अगेन आप कह सकते हो 4-क्लोरोएनिलीन एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकला। तो यहाँ पे अटैक क्या किया होगा, OH। लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर केवल एक OH और NH के फॉर्म में नहीं रह सकते, तो एक बार और आप हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन पे 2 OH आ गए तो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अगर 2 पार्ट में टूटा तो आपकी नेट स्ट्रक्चर क्या रह जाएगी, ये वाला पार्ट जो है पूरा एज इट इज रह जाएगा आपका, और ये कीटो में कन्वर्ट करके तो आपका ये स्ट्रक्चर आप देखो E की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की गिवन है आपको। तो जो एक E है और A है वो एक पेयर के फॉर्म में मिलेगा आपको। सिमिलरली एक जगह से और पॉसिबल था, जैसे ये स्ट्रक्चर है वैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है या यहाँ पर भी है। तो आप इस तरह से भी तोड़ के देख सकते हो। जब आप यहाँ से तोड़ोगे तो
तो ये आपका NH डबल बॉन्ड NH NH2 एक पार्ट रह जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको किसकी गिवन है, ये देखो ये गिवन है B। और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पार्ट है आप वो देखो कि कहाँ पर जा रहा है। NH यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप NH2 डबल बॉन्ड O। तो NH NH2 डबल बॉन्ड O अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो वो स्ट्रक्चर आपकी कहाँ पर दिखाई दे रही है, B के साथ एक ऐसी स्ट्रक्चर और क्या दिखाई दे रही है आपको, इसमें B के साथ में ये E दिखाई दे रहा है, E नहीं दिखाई दे रहा, F भी नहीं है। तो नहीं, इसको यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया है इन्होंने, ये डबल बॉन्ड O होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि अगर नहीं वो O यहाँ पे ले लिया ना, उल्टा ले लिया, O यहाँ ले लिया तो फिर यहाँ पे NH2 हो जाएगा, तो B एंड D का कॉम्बिनेशन आपका चल जाएगा। तो इस तरीके से B और D एक कंबाइंड आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर देख सकते थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो इसको इन्होंने लिंक कर दिया विद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो पहले आप ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लीजिए और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो पहला तो इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉपर के साथ का CH के साथ में है। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम है। कॉपर की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग है। तो नॉर्मली इसका 4 और 6 होता है। ये जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है वो एक केस में आयनाइज होता है, एक केस में आयनाइज नहीं होता, मतलब एक केस में वाटर में सोल्यूबल होगा, एक केस में वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हो कि एक केस में कॉपर के साथ में क्लोराइड लगा हुआ है और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और एक केस में वाटर के साथ में एसीटेट लगा हुआ है जो वाटर में सोल्यूबल है। तो इसका मतलब एसीटेट आयन बाहर निकल गया होगा, इस केस में क्लोराइड आयन बाहर नहीं निकला। और जब क्लोराइड आयन बाहर नहीं निकला है तो इस केस में कह सकते हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह की होगी जहां पर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एक स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी क्लोरीन के साथ में, और एसीटेट के साथ में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, एसीटेट आयन बाहर निकल जाएगा। तो इन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आप एक पॉसिबल स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ कर सकते थे। तो देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस थे, उनमें से 4 क्वेश्चंस के मैक्सिमम पोर्शन हमने डिस्कस किए। आप कह सकते हैं पूरे पेपर का लगभग हमने 80% 85% हमने किया, और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अचीवेबल थे। तो इन क्वेश्चन को दोबारा गो थ्रू करो, 2-3 बार गो थ्रू करो, एक बार में अगर नहीं होते हैं, और डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ मत जाओ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप करो, नहीं होता है तो फिर इन अप्रोच को देखो। इससे आपकी जो है ना एक थिंकिंग पावर जो है बढ़ेगी क्वेश्चंस में। बेस्ट ऑफ लक।